नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्य रचना, जिसके अंतर्गत 2 वीडियोज आ चुकी हैं और तीसरा वीडियो आपके सामने उपस्थित है। तो इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वाक्य भेद, इसमें आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाए जा चुके हैं। अब जो ये टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला भेद है इसका विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य। तो ये विधानवाचक या कथनात्मक दोनों बात, विधानवाचक कथनात्मक दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको यहाँ लिखकर इसलिए दिखाया जा रहा है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि विधानवाचक की जगह कथनात्मक आ जाता है, तो आप लोग वहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो आगे से आपको ये ध्यान में रहे कि दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या होते हैं, चलो इसके बारे में देखते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का सामान्य रूप से सीधा अर्थ निकलता हो वह विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है, उमा बैठी है। ये एकदम साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य जो हमारे आम तौर से हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और भी उदाहरण बताए जा सकते हैं, जैसे मीरा गा रही है, उमा नाच रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम जाग रहे हो, वह जाता है, वह खाता है, वह दौड़ता है। तो ये आपको तुरंत ही समझ में आ जाता है। जहाँ भी आप साधारण वाक्य देखते हैं तुरंत पहचान जाते हैं, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो। इस अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझने के लिए मेन बात यही होती है यहाँ पर कि जैसे अपन ने रचना के आधार पर वाक्य भेद जो देखे, तो रचना यानी उनकी बनावट कैसे की गई है, उसके अंदर कौन कौन से कारक अव्यय लगे हुए हैं, यहाँ ये नहीं देखना होता, यहाँ हमें उसका अर्थ निकालना होता है। इसीलिए देखिए इसका नाम भी है अर्थ के आधार पर। तो अब इसी क्रम में दूसरा है इसका निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। निषेध यानी मना और नकारात्मक भी मना, दोनों एक ही चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ भी अलग अलग इसलिए लिखकर समझाया जा रहा है, ये दोनों चीज़ साथ में दी जा रही हैं कि जिससे आपको पहचान रहे। अगर आपको ये सामने ये आता है तो भी आप पहचान जाएंगे, ये आता है तो भी आप पहचान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाक्य कैसे होते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या होने का बोध हो वे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर जो क्रिया हो रही है वो ना की जाए, इस तरह का भाव अगर निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है उसका, तो आप समझ लेंगे उसे कि निषेधवाचक हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे रमा नहीं पढ़ती, अब यहाँ देखिए नहीं का प्रयोग किया गया है। तुम बाजार मत जाओ, ये अलग अलग वाक्य हैं, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है। अब यहाँ मत का प्रयोग किया गया है। मत यानी मना। इसके अंदर और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे आप इधर मत आओ, आप उधर ना जाएं, मत, नहीं, न, इस तरह के शब्दों का इनमें प्रयोग निश्चित रूप से होता है। खाना मत खाओ, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। तो ये निषेधवाचक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं किसको, तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, यहाँ पर प्रश्न यानी प्रश्न किया जाए। जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का बोध हो वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्न तो आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप जब शिक्षा से जुड़े हैं तो प्रश्न तो होते ही हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो निश्चित रूप से उनमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। रमेश कहाँ जा रहा है, क्या वह जा रहा है। अब इसमें प्रश्नात्मक जो होते हैं इसमें 2 तरह के होते हैं, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि एक तो वो होते हैं जिसमें हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है, वो क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या वह जा रहा है, अब इसका सिंपल सा उत्तर दिया जा सकता है हाँ जा रहा है, हाँ या ना। क्या तुम चलोगी। और दूसरे जो होते हैं वो
ऐसे होते हैं कि जैसे तुम कब जा रही हो, तो इसमें कब का प्रयोग बीच में हो रहा है, या जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ क्या का प्रयोग बीच में हो रहा है। इनका उत्तर हमेशा हमें वाक्य में देना चाहिए। जैसे इसने पूछा है यहाँ पर तुम क्या पढ़ रहे हो, तो हमें बताना चाहिए अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, या मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। रमेश कहाँ जा रहा है, रमेश चूरू जा रहा है, रमेश राजगढ़ जा रहा है। जो भी है हमें सेंटेंस में देना चाहिए, और जब क्या शुरू में आता है तो हाँ या ना में हम दे सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्नात्मक। अब आगे चलते हैं। चौथा है विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक। जैसा कि यहाँ इसको बोलने से ही पता लग रहा है, विस्मय यानी आश्चर्य, जहाँ हम थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं वो विस्मयादिबोधक। तो चलो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, जैसे आहा तुम आ गए, उफ कितनी गर्मी है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। आह, आहा, अरे, छी, हे राम, छी छी आदि शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। अब वाक्य आपको और भी बताती हूँ। जैसे हमने छी छी का बनाया, छी छी दूर रहो, हे राम ये कोरोना कहाँ से आ गया, अरे तुम आ गए, आह बड़ा बुरा हुआ। तो यहाँ आपको पता लग रहा है कि जहाँ हम थोड़ा सा भी विस्मय में पड़ जाते हैं, इस तरह के वाक्य होते हैं, वो विस्मयादिबोधक होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं पांचवा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे राम विद्यालय जाओ। अब यहाँ पर राम को आदेश दिया जा रहा है कि राम विद्यालय जाओ, आप जा सकते हैं। यहाँ जो भी है सामने उसको जाने की अनुमति दी जा रही है कि आप जा सकते हैं। तो इसके अंदर और भी हैं, आप घर पर रहिए, माँ बाजार चली जाओ, अब सो जाओ, सुबह हो गई उठ जाओ। तो जहाँ हम आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं वो आज्ञावाचक होते हैं। इसी के अंदर छठवां है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक इच्छा यानी भाव, मन के। जिन वाक्यों में अपने लिए या दूसरे के लिए किसी इच्छा का भाव प्रकट किया जाए वे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे, ये वाक्य हैं। तो इसके अंदर देखो जो भी है सामने उसके लिए कहा गया है कि तुम सदा सुखी रहो, एक इच्छा प्रकट की है, एक मन का भाव प्रकट किया है आपने, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। और इसमें ऐसे भी इच्छा प्रकट कर सकते हैं जैसे आज तो माँ आ जाए, ये अपने मन के भाव हैं। अब तो स्कूल खुल जाए, कल की छुट्टी हो जाए, दूधो नहाओ, पूतो फलो, इस तरह के आशीर्वाद दिए जाते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये आपको इच्छावाचक समझ में आ गया होगा। सातवां है इसके अंदर देखिए संदेहवाचक वाक्य या संभावनार्थक, जिनमें संभावना प्रकट की जाती है। ये संदेहवाचक वाक्य हमेशा आते हैं, लेकिन इनको संभावनार्थक भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, संदेह करना या संभावना प्रकट करना। वहाँ संभावना भी यही होती है कि कार्य होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ये विस्तार से इसके बारे में कि जिन वाक्यों में कार्य होने में संदेह प्रकट हो या कार्य होने की संभावना प्रकट की जाए वे संदेह वाचक वाक्य होते हैं। शायद आज वर्षा होगी, इसका उदाहरण है शायद आज वर्षा हो, संभवतः कल अवकाश रहे। तो इसके अंदर संदेह ऐसे भी हो सकता है और वाक्य में अपन बना सकते हैं, जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, और शायद संभवतः हो सकता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शायद कोई आया है, अब वह घर पहुंच गया होगा। अब यहाँ भी हम देखो बोल रहे हैं कि अब वह घर पहुंच गया होगा, तो यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि पहुंच गया होगा, यानी थोड़ा सा शक है। जहाँ शक, संदेह, शंका होती है वहीं संदेहवाचक वाक्य होते हैं। चलिए इसको अगला देखते हैं।
अर्थ के आधार पर 8वां पार्ट है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, देखते हैं कि जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो या कोई शर्त प्रकट हो रही हो, वे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं इनको शर्तवाची भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए शर्त होती है। कैसे होती है, जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी यहाँ पर सफलता का मिलना यदि मेहनत करने पर, यानी मेहनत करने पर निर्भर करता है, ये इसके ऊपर आश्रित है। यहाँ यदि वर्षा होगी तो मैं नहाऊंगा, इसका नहाना वर्षा के ऊपर निर्भर है, इसके अंदर ये शर्त प्रकट हो रही है। और भी उदाहरण हैं इसके, देखते हैं। जैसे यदि कल विद्यालय खुलेगा तो मैं जाऊंगा, यदि तुम चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, यदि बस जाएगी तो मैं जाऊंगा, वर्षा होती तो अनाज होता। तो ये और अपने आप भी आप कई उदाहरण देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। तो मेरे हिसाब से मैंने आज आपको ये अर्थ के आधार पर जो 8 भेद थे वो समझाए हैं। तो बच्चों, वाक्य रचना का जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। आज ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, तीसरा। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा, 3 वीडियोज़ बनी हैं। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पर आकर ये पिछली जो दोनों वीडियो हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि जब आप तीनों पार्ट देखेंगे तभी आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगला कोई व्याकरण का अच्छा टॉपिक लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।